हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज फिर से हम आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस पैसेज का सेशन लेके आए हैं एंड दिस इज पार्ट 17 ऑफ दैट सेशन। एंड इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग सम रैंडम previous year practice passages which will definitely help you in your preparation and in your journey for your UPSC CSAT exam. So without any further ado, let's jump into the session. But before we go any further, guys, please don't forget to like the session and don't forget to subscribe. और जो होमवर्क पैसेज मैं आपको दूंगा उसका आंसर आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आपने मुझे देना है। तो मेक श्योर दैट यू डू अटेम्प्ट योर होमवर्क पैसेज एज वेल। तो शुरू करते हैं गाइस, बट बिफोर वी स्टार्ट आई हैव द बेस्ट थिंग अवेलेबल फॉर यू। Now we have launched a comprehensive guidebook to help you prepare for your CSAT exam. इस guidebook में आपको सब कुछ दिया हुआ है, from syllabus to strategy to sources for every subject that there is, English, reasoning, quantitative aptitude, and that whatever you need to know about all these subjects has been discussed comprehensively in this course, in this guidebook. So go download this ebook. This book is absolutely free of cost, and this link of this ebook is given in the description of the video. So go check it out and get benefited from it. तो शुरू करते हैं गाइस अपना आज का सेशन। तो पहले तो मैंने आपको जो लास्ट वीक होमवर्क पैसेज दिया था पहले वो डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैसेजेस। सो द क्वेश्चन था द पैसेज सीम्स टू सजेस्ट कि पैसेज क्या सजेस्ट कर रहे हैं, हमें ये पूछने ढूंढना था। तो पैसेज पढ़ते हैं। इन अ फ्री कंट्री द मैन हु रीचेज द पोजीशन ऑफ लीडर इज यूजुअली वन ऑफ आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर एंड एबिलिटी। वो क्या कह रहे हैं कि एक आज़ाद देश में, फ्री कंट्री में, मतलब जो गुलाम नहीं है, उस देश में जो इंसान लीडर बनता है वो उसका जो मतलब उसकी क्वालिटीज़ बताई हैं उसने, वो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर होता है उसके अंदर और एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। मोर ओवर इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू फोरसी। तो और ज़्यादातर उसने क्या कहा, और उससे भी बड़ी बात क्या है, मोर ओवर इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू फोरसी दैट ही विल रीच सच ए पोजिशन सिंस अर्ली इन लाइफ वन कैन सी हिज क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि पहले से ही उसकी क्वालिटीज दिख जाती हैं, मतलब आदमी के काम से पता लग जाता है कि वो आगे चल के इस पोजीशन पे, ऐसी पोजीशन पे पहुंचने वाला है। सो इट इज पॉसिबल टू फॉरसी द टू फॉरसी दैट ही विल रीच सच अ पोजीशन सिंस अर्ली इन लाइफ वन कैन सी हिज क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर। बट अब उसने कॉन्ट्रोडिक्शन दिया, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन केस ऑफ अ डिक्टेटर। लेकिन डिक्टेटर के केस में ये बात सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑफन ही रीचेस हिज पोजीशन ऑफ पावर थ्रू चांस, वेरी ऑफन थ्रू द अनहैप्पी स्टेट ऑफ हिज कंट्री। जबकि डिक्टेटर जो बनते हैं वो कैसे पावर में आते हैं, वो या तो मौका देख के, मौका परस्त होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, थ्रू चांस, मतलब बाई चांस वो हो जाता है, या फिर ज़्यादातर क्या होता है, जो उनकी कंट्री की बुरी हालत होती है उसकी उसका फ़ायदा उठा के वो क्या बनते हैं, डिक्टेटर बनते हैं। सो ही इज सेइंग गुड लीडर्स हैव गुड क्वालिटीज, जबकि people who tend to be dictators, they are only opportunists, they only take benefit of पुअर स्टेट ऑफ देयर कंट्री। तो पैसेज क्या स्टेट कर रहा है, ऑप्शन पढ़ते हैं। अ लीडर फॉरसीज हिज फ्यूचर पोजीशन, कि एक लीडर अपनी फ्यूचर की पोजीशन को खुद देखता है, नहीं ऐसा नहीं कहा उसने। अ लीडर इज चोजन ओनली बाय अ फ्री कंट्री, ये एक्सट्रीम ऑप्शन है कि सिर्फ आज़ाद देश में लीडर चुना जाता है, नहीं। अ लीडर मस्ट सी दैट हिज कंट्री इज फ्री फ्रॉम डिस्पेयर, कि एक लीडर को देखना चाहिए कि उसकी देश में कहीं दुख दर्द ना हो, ये सच बात है, लेकिन ये पैसेज में नहीं दिया हुआ। एंड द लास्ट थिंग इज डिस्पेयर इन अ कंट्री समटाइम्स लीड्स टू डिक्टेटरशिप। यस, कि अगर देश में दुख दर्द होगा, परेशानी होंगी, मुश्किलें होंगी, तो उससे से ही डिक्टेटरशिप आती है। सो दैट इज व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू कन्वे, कि डिक्टेटर इज समवन हु टेक्स who takes advantage of the opportunities that he can find, or through the through the poor state of his country, he is able to become, he is able to get to the power. So that is what he is saying. So despair in a country sometimes leads to dictatorship. That was the right answer. So option D is the correct answer. चलो गाइस, ये तो था आपका होमवर्क पैसेज लास्ट वीक का। अब इस वीक के कुछ हम नए पैसेजेस करते हैं और एंड में मैं आपको होमवर्क पैसेज भी दूंगा। तो पहले शुरू करते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव पैसेज। तो पैसेज में क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, आइडेंटिफिकेशंस एंड लॉयल्टीज इज लाइकली टू लीड टू एम्बिवेलेंट सिचुएशंस। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी जो पुरानी ट्रेडिशनल जो सोच है, आइडेंटिफिकेशंस हैं, जो भी आपकी लॉयल्टीज हैं, they are likely to lead to ambivalent situations। उससे दो तरह की सिचुएशन क्रिएट हो। एम्बीवेलेंट, एम्बी इज ड्यूअल। सो एम्बीवेलेंट सिचुएशन मतलब वो क्या करेंगे, जो आपकी पुरानी आइडेंटिफिकेशंस हैं, लॉयल्टीज हैं, या आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे फ्यूचर में जाके क्या होता है, एक ड्यूअल या एक एम्बीवेलेंट सिचुएशन बनती है, दो सिचुएशंस बनती हैं। वो क्या है? इट इज़ पॉसिबल
that some people may renew their identification with traditional groups, whereas others align themselves with new groups and symbols. तो क्या कह रहा है, हो सकता है कि कुछ लोग अपनी पुरानी ही आइडेंटिफिकेशंस के साथ जुड़े रहें, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग नए आइडेंटिफिकेशन ले लें, नए ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, नए सिंबल्स आइडेंटिफाई कर लें, मतलब नए सिंबल से जुड़ जाएं, वेयर एज अदर्स अलाइन देमसेल्व्स विद न्यू ग्रुप्स एंड सिंबल्स इमर्जेंट फ्रॉम प्रोसेसेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के प्रोसेसेस से जो नए सिंबल्स या नई आइडेंटिफिकेशन आते हैं, कुछ लोग उनसे भी जुड़ जाते हैं। तो मतलब क्या कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम बदलता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, कुछ लोग तो अपनी पुरानी से जुड़े रहते हैं रूट से, कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से नए सिंबल्स, नई आइडेंटिटीज ले लेते हैं। इन एडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉस्टर ग्रुप अवेयरनेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्लास, ट्राइब, रिलीजन, क्लैन, लैंग्वेज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड अदर्स। और उसने एडिशनली क्या बोला है, इन एडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉस्टर ग्रुप अवेयरनेस। के पॉलिटिकल डेवलपमेंट से क्या होता है, एक पूरे एक ग्रुप की अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है, उससे बेनिफिट होता है पूरे एक पर्टिकुलर ग्रुप की, एक पर्टिकुलर एक जिसको हम बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर यू नो पीपल हु बिलीव इन न्यू सेट ऑफ रूल्स। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से क्या होता है, एक नए तरह के जो इमरजेंट जो ग्रुप्स बनते हैं, उनके अंदर जो सोच समझ है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिससे जुड़े होते हैं, उन सब के अंदर एक ग्रुप अवेयरनेस लेके आती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो क्या एक्सप्लेनेशन है इसके, गाइस ऑप्शन पढ़ते हैं। Political development is not a unilinear process, for it involves both growth and decay। सही बात उसने बोला है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिर्फ एक लीनियर, एक यूनिलीनियर प्रोसेस नहीं है, उससे दोनों चीजें होती है, उसमें ग्रोथ भी होती है और डीके भी देखने को मिलता है। ओके, ट्रेडिशनल सोसाइटीज सक्सीड इन रेजिस्टिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज पॉलिटिकल डेवलपमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट को रोकने में कामयाब होती हैं, ऐसा नहीं दिया उसने कि वो मतलब उसने बोला है कि कुछ लोग नई डेवलपमेंट्स भी, नए ग्रुप्स को भी ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटीज टू ब्रेक अवे फ्रॉम लिंगरिंग लॉयल्टीज। ये एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं, इम्पॉसिबल है ऐसी लॉयल्टीज से अलग हो पाना, नहीं ये भी नहीं कह रहा वो। नेक्स्ट, सस्टेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल लॉयल्टीज इज कंड्यूसिव टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये उल्टा है, कॉन्ट्ररी टू द स्टेटमेंट उसने बोला कि ट्रेडिशनल लॉयल्टीज की अगर सस्टेनेंस होगी तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, नहीं वो तो उल्टा बोल रहा है। वो कह रहा है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट से नए प्रोसेसेस आ जाते हैं। सो आई थिंक द राइट आंसर हेयर वाज द ओनली ऑप्शन ए, दैट वाज कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट अ यूनिलीनियर प्रोसेस, फॉर इट इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डीके। कुछ आगे भी बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे भी रह जाते हैं। सो फॉर मी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट इसमें हमें, इस पैसेज में हमें इन्फ्रेंस ढूंढना है। वी हैव टू लुक फॉर अ मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज। तो पढ़ते हैं पहले पैसेज। प्रोडक्टिव जॉब्स आर वाइटल फॉर ग्रोथ एंड अ गुड जॉब इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। उसने बोला है प्रोडक्टिव जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए, प्रोडक्टिव जॉब्स, और एक अच्छी जॉब इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। मतलब जब हम सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं कि जब एक सभी को हम इकट्ठा एक अपॉर्चुनिटी दें, सबको ग्रो करने की चांसेस मिले, उसके लिए एक प्रोडक्टिव जॉब होना बहुत ज़रूरी है। सो प्रोडक्टिव जॉब्स आर वाइटल फॉर ग्रोथ एंड अ गुड जॉब इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। उसने क्या कहा है, आधी से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बट द एक्सपीरियंस ऑफ other countries suggests that the number of people dependent on agriculture will have to shrink if per capita incomes in agriculture are to go up substantially। वो कह रहे हैं आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी अभी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन दूसरे कंट्रीज के एक्सपीरियंस ये सजेस्ट करते हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम हमें बढ़ानी है एग्रीकल्चर में, तो जो लोग जितने डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे उनको कम करना पड़ेगा। द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर विल हैव टू श्रिंक इफ पर कैपिटा इनकम इन एग्रीकल्चर आर टू गो अप सब्सटेंशियली। हमें वो कम करना पड़ेगा, मतलब दूसरे इंडस्ट्रीज में लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में। फिर आगे क्या बोल रहा है, वाइल इंडस्ट्री इज क्रिएटिंग जॉब्स, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जॉब क्रिएट होती हैं। वाइल इंडस्ट्री इज क्रिएटिंग जॉब्स, टू मेनी सच जॉब्स आर लो प्रोडक्टिविटी एंड नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। वो क्या कह रहे हैं कि हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो जॉब्स होती हैं लो प्रोडक्टिविटी होती हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स होती हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब कैश में काम करती हैं। ठीक है, ऑफरिंग लो इनकम्स, जिससे लो इनकम दी जाती है, लिटिल प्रोटेक्शन, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, नो बेनिफिट्स एट ऑल, और कोई बेनिफिट नहीं होते ऐसे जॉब्स हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स हैं लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है। और सर्विस जॉब, सर्विस सेक्टर में जो जॉब्स हैं, सर्विस जॉब्स आर रिलेटिवली ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, वो रिलेटिवली थोड़े हाई प्रोडक्टिविटी की जॉब्स होती हैं जो सर्विस सेक्टर में होती हैं। बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन सर्विसेज हैज़ बीन स्लो इन रिसेंट ईयर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर्विस सेक्टर में
जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा पिछले कुछ सालों से। तो हम अपने आप में फंसे पड़े हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है, उनसे उनको वहाँ से निकालना है, तभी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स तो हैं लेकिन वो अनप्रोडक्टिव जॉब्स हैं। सर्विस सेक्टर में प्रोडक्टिव जॉब्स हैं लेकिन उसमें जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। सो दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर इन। और उसके लिए उसका सोल्यूशन ने क्या बोला कि प्रोडक्टिव जॉब्स बहुत ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए, और एक अच्छी जॉब होना से ही आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन आप क्रिएट कर पाओगे। तो क्या इन्फ्लुएंस है गाइस, अच्छा पैसेज तक पढ़ते हैं हम इसके ऑप्शंस। वी मस्ट क्रिएट कंडीशंस फॉर द फास्टर ग्रोथ ऑफ हाईली प्रोडक्टिव सर्विस जॉब्स टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इंक्लूजन। कि हमें सर्विस सेक्टर में जो हाईली प्रोडक्टिव जॉब्स हैं उनको हमें ज़्यादा क्रिएट करना है, उन पे हमें फोकस करना है। ओके, वी मस्ट शिफ्ट द फार्म वर्कर्स टू द हाईली प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो प्रोडक्टिव नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो उसने बोला वी मस्ट शिफ्ट द फार्म वर्कर्स टू हाईली प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स टू इंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूजन। कि हमें उनको शिफ्ट करना चाहिए, हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं, उसने खुद ही बोला, तो ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, वी मस्ट क्रिएट कंडीशंस फॉर द फास्टर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव जॉब्स आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर even while improving the productivity of agriculture. Yes. And fourth, we must emphasize the cultivation of high yielding hybrid varieties and genetically modified crops to increase the per capita income. नहीं कि हम जीएम क्रॉप्स और हाइब्रिड वैरायटीज लाएं, नहीं, उसने बोला तो हमें तो उससे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ही थे जो बन सकते थे। ऑप्शन ए क्यों नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है कि वी मस्ट क्रिएट कंडीशंस फॉर द फास्टर ग्रोथ ऑफ सिर्फ हाईली प्रोडक्टिव सर्विस जॉब्स। कि हमें सिर्फ सर्विस सेक्टर में जॉब बढ़ानी चाहिए, नहीं, ये भी नहीं। उसने बोला कि सही आउटकम क्या है कि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए कि जहाँ पे प्रोडक्टिव जॉब्स ज़्यादा हो आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे भी हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज में हो, जहाँ पे भी हो वहाँ पे प्रोडक्टिव जॉब्स हो। और साथ के साथ वाइल ऑल्सो इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम एक से सारे सेक्टर को नहीं शिफ्ट कर सकते। तो जो शिफ्ट हो रहा है उनको प्रोडक्टिव जॉब्स दें, और जो एग्रीकल्चर में है उनके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। सो आई थिंक ऑप्शन सी वॉज द राइट आंसर फॉर मी फॉर दिस पैसेज। तो दैट इज द राइट इन्फ्रेंस। चलो गाइज, एक और पैसेज करेंगे आज। फिर से हमें कॉरोलरी ढूंढनी है। कॉरोलरी इन्फ्रेंस एक ही चीज होती है, लॉजिकल की पॉइंट फ्रॉम द पैसेज। तो देखते हैं पैसेज क्या है गाइज। एन इंक्रीज इन ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर could initiate a chain reaction between plants and microorganisms that would unsettle one of the largest carbon reservoirs on the planet, soil। तो उसने बोला है कि अगर एन इंक्रीज इन ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर जो ह्यूमन जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इसमें अगर वो इंक्रीज हुआ तो इट कुड इनिशिएट अ चेन रिएक्शन, इससे एक चेन रिएक्शन इनिशिएट हो सकता है बिटवीन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वुड अनसेटल वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन रिजर्वॉयर्स ऑन द प्लैनेट, सॉइल। तो उसने बोला कि सॉइल में जो सबसे ज़्यादा कार्बन जहाँ पे होती है, ठीक है, उसके अंदर जो बैलेंस है वो अनसेटल हो सकता है वो चेन रिएक्शन में, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड। ये उसने चेतावनी दी है। फिर आगे उसने क्या बोला है, इन अ स्टडी इट वाज फाउंड दैट द सॉइल, उसने बोला स्टडी में पाया गया सॉइल विच कंटेन्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड अर्थ एटमॉस्फेयर कंबाइंड, कि जितना अर्थ के एटमॉस्फेयर में और पेड़ों में जितनी कार्बन है उससे दुगनी अमाउंट में सॉइल में होती है कार्बन जो होती है। तो इन अ सॉइल इट वाज फाउंड दैट द सॉइल विच कंटेन्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड अर्थ एटमॉस्फेयर कंबाइंड could become increasingly volatile if people add more carbon dioxide to the atmosphere। उससे क्या हो सकता है, it can become increasingly volatile, वो बहुत volatile हो सकती है अगर लोग और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते रहे तो। क्यों? दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि इससे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, आपको ये पता है गाइस, हम ऑक्सीजन पे जीते हैं लेकिन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड पे जीते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्लांट को ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी, और प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी तो फिर उससे चेन रिएक्शन होगा। क्या होगा वो देखना। दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। ऑल्दो अ ग्रीन हाउस गैस एंड अ पॉल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, के हालांकि वो ग्रीन हाउस गैस है और एक पॉल्यूटेंट है हमारे लिए। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, जैसे मैंने कहा था ना आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट मिलती है। एज ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन फ्लरिश इन कार्बन डाइऑक्साइड रिच फ्यूचर, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई तो क्या होगा, ट्रीज और वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा ग्रो करने लगेंगे। एज ट्रीज एंड वेजिटेशन फ्लरिश इन ए कार्बन डाइऑक्साइड रिच फ्यूचर देयर रूट्स कुड स्टिमुलेट माइक्रोबियल एक्टिविटी, उनकी रूट्स में क्या हो सकता है, उनसे एक माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टिमुलेट हो सकती है इन सॉइल, जो कि मिट्टी में होती है उनकी रूट्स, दैट मे इन टर्न, उससे क्या हो सकता है, इन टर्न इट मे एक्सेलरेट द डीकम्पोजिशन ऑफ सॉइल कार्बन, कि उससे जो सॉइल के अंदर जो कार्बन छुपी हुई है उसकी डीकम्पोजिशन एक्सेलरेट हो सकती है, एंड इट्स रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर में
रिलीज हो सकती है कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे क्या होगा, फिर हम मरेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हमने थोड़ी सी भी इम्बैलेंस कर दिया तो वहाँ पे वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा सॉइल में, और वहाँ से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो गई सॉइल से, फिर तो हम मर जाएंगे, क्योंकि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हम सस्टेन कर ही नहीं सकते। सो ही इज सेइंग कि हमें इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मतलब थोड़ा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को, नहीं तो वो हमारे लिए ही अनप्रोडक्टिव या आगे मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, ये कॉरलरी है। नो, ह्यूमंस आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। क्या सिर्फ इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ने के लिए? नहीं, बहुत तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सॉइल कार्बन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। कि सॉइल कार्बन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से प्लांट ग्रोथ बढ़ रही है? नहीं। इंक्रीजिंग ग्रीन कवर को ट्रिगर द रिलीज ऑफ कार्बन ट्रैप्ड इन सॉइल, ये है इन्फ्लुएंस जो पैसेज में दिया हुआ था कि सॉइल में जो कार्बन ट्रैप्ड है वो ग्रीन कवर होने से, मतलब ज़्यादा हरियाली होने से कार्बन जो छुपी हुई है सॉइल में वो ट्रिगर हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है, पूरा प्रोसेस बताया कि अगर हम ज़्यादा कार्बन एमिशन करेंगे तो उससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, और प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी तो उनके जो रूट्स में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो ट्रिगर हो सकता है, एंड इट कैन बी रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंक्रीजिंग ग्रीन कवर कुड ट्रिगर द रिलीज ऑफ कार्बन ट्रैप्ड इन सॉइल। तो यही उसने पूरे पैसेज में दिया था, और यही हमारा आंसर भी है आज का। गाइज आई होप ये आपकी हेल्प ज़रूर करते होंगे ये पैसेजेस। अगर आपको अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू न्यू हियर, एंड अपनी फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिए अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि हाउ डू यू फाइंड दिस पैसेजेस। ठीक है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर देम। चलो गाइज, अब आज का होमवर्क पैसेज मैं आपको देता हूँ। ये मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आपने इसका आंसर मुझे इस कमेंट सेक्शन के वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहले तो उसने क्या था, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द प्रेजेंट कंस्ट्रेंट्स इन यूजिंग बायोमास एज फ्यूल फॉर पावर जनरेशन। कि अभी क्या मुश्किलें हैं हमारे सामने कि हम बायोमास को, मतलब जो होता है ना खाद को, कोयले को, लकड़ी को हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके रीज़न क्या है? उसने 3 ऑप्शन दिया, मैं आपके लिए पैसेज पढ़ता हूँ पहले। सम लिक्विड बायोफ्यूल्स सच एज कॉर्न बेस्ड इथेनॉल मेनली फॉर ट्रांसपोर्ट मे एग्रवेट रादर देन एमिलियोरेट कार्बन एमिशंस ऑन अ लाइफ साइकिल बेसिस। उसने बोला कि कुछ लिक्विड बायोफ्यूल्स जैसे कार्बन बेस्ड इथेनॉल जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, इट मे एग्रवेट रादर देन एमिलियोरेट कार्बन एमिशंस, उससे कार्बन एमिशंस बढ़ सकते हैं ऑन अ लाइफ साइकिल बेसिस। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स बेस्ड ऑन लिग्नो सेल्यूलोसिक फीडस्टॉक सच एज स्ट्रॉ, बैगेस, ग्रास एंड वुड hold the promise of sustainable production that is high yielding and emit low levels of greenhouse gases, but these are still in the R&D stage. So what are the constraints? Your options are lack of sustainable supply of biomass. Biomass production competes with food production. Bioenergy may not always be low carbon on a life cycle basis. So you have to choose which of these options is correct or not, and then you have to give me your right answer. तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके मैं आंसर्स के वेट करूंगा, एंड इस पैसेज का सॉल्यूशन मैं आपको कल वाले वीडियो में दूंगा। तो डोंट फॉरगेट टू watch that session and you'll find out more passages to be practiced there. So that is it for today guys. अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है तो we are offering you to prepare to prepare you for CSAT under 100 hours. हमारा जो comprehensive course है जिसमें आपको डे 1 पे सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस डे 1 पे मिलता है। अलॉन्ग विद दैट यू गेट टेस्ट सीरीज जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, प्लस आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं आपके एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए। वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ ताकि आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर पाओ, और लाइव रिवीजन क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं आप सभी के लिए ताकि आप 1-on-1 अपने फैकल्टी के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर पाओ। तो यू नो द टीचर्स वेरी वेल, यू नो अस फ्रॉम दिस सेशन, सो कम जॉइन अस इन दिस कोर्स एंड लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर सीसैट बिफोर द एग्जाम। ठीक है, टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन काफ़ी करनी है, तो यू नीड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी आर ऑफरिंग यू टुडे। सो गो check out the link in the description of the video, and there's a special discount going on today, so you can also get benefited from it. So that is it for today guys. I thank you all for your receptiveness, for your attentiveness, and for all the participation and all the love that you and trust that you share with us. If you still have any further doubt guys, you can always call us on this number, that is 8146207241. You can call us during the office hours, or you can also drop us an email on this address. The address is hello@edutap.co.in.
That is our email ID, hello@edutap.co.in. You can also share your inputs, feedbacks, and your queries over us with us over the email. So that is it for today, guys. I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again tomorrow. Till then, guys, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.